So students, now we are starting organic chemistry, and the first chapter of organic chemistry is general organic chemistry. Okay? और ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपको, ये जो +1 लेवल की ये वाला चैप्टर और इससे नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का है हाइड्रोकार्बन। मतलब यही आपके दो का रह गए हैं चैप्टर। ये दोनों चैप्टर आपने अच्छे से करने हैं अगर आप चाहते हो कि आपको +2 की ऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम ना आए, स्पेशली ये फर्स्ट वन, क्योंकि ये बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, चलो फिर अब बड़े आराम से चलेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमने बड़े आराम से करनी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। So first of all, definition. What is the meaning of organic chemistry? Okay, the chemistry of carbon compounds. आप जानते हो what is the meaning of carbon compound? जिसमें carbon is the major constituent by weight. ऐसे compounds जिसमें carbon is the major constituent by weight is called as the organic compound. और उनकी जो स्टडी करती है केमिस्ट्री की ब्रांच उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The chemistry of carbon compounds containing usually hydrogen and one or more additional elements like oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, phosphorus, etc. जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। ओके, हाँ, इनके अलावा थोड़े बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन या फॉस्फोरस एटसेट्रा हो सकते हैं। ओके, क्लियर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप ऐसे भी बता सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मोर प्रिसाइजली बी डिफाइंड एज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आप जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रो प्लस कार्बन, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, दे आर कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन्स। एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में क्या आ जाता है? आपने 10th में अगर आपको याद आया हो, अगर आप मीथेन में एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह OH फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो वो क्या बन जाता है? मेथेनॉल। तो ये जो मिथेनॉल है ये हाइड्रोकार्बन का, ये जो मीथेन वाले हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव हुआ ना। तो मिथेनॉल और मीथेन ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनकी जो स्टडी करेगी केमिस्ट्री की ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग्स के साथ रिलेटेड मॉलिक्यूल हैं मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो होता क्या है, अब देखो जैसे अब ये कोरोना चल रहा है ना, तो ये लिविंग बीइंग से रिलेटेड है। अब मेडिसिन चल रही है, वैक्सीन बन रही है, ठीक है। जो वैक्सीन बन रही है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी कुछ एक कंपाउंड्स ही होंगे जो क्या करेंगे, जो एज एंटीबॉडीज बनाएंगे हमारी बॉडी में, या कुछ भी कर सकते हैं, जैसे डिपेंडिंग अपॉन मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितनी भी रिसर्च रिलेटेड ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग से रिलेटेड रिसर्च होती है ना हायर लेवल पे, वो सारी की सारी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। ओके, तो इसलिए आपके ऑर्गेनिक में बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो इन फ्यूचर अगर आप रिसर्च में भी जाते हो, जो कि एक बड़ा ही इमर्जिंग फील्ड है, रिसर्च इज वेरी इमर्जिंग फील्ड। ओके, तो रिसर्च में अगर आप इन फ्यूचर जाते हो तो उसमें आपको मतलब बहुत एडवांटेज मिलेगा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड में जाते हो तो। ओके, क्लियर। और अब आने वाला टाइम तो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ओके, और जितने भी केमिकल कंपाउंड रिलेटेड सेक्टर हैं वो सारे बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं बिकॉज ऑफ जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो चाइना को थोड़ा बहुत जो बाइकआउट कर रही हैं उसकी वजह से। ओके, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री को आप थोड़ा स्ट्रांग रखो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सो एग्जाम्पल में मिथेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ओके, एटसेट्रा। देयर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स लाइक दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको पता है ना 10th में हम करते हैं कि व्हाई मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड कैन एग्जिस्ट। उसका रीजन क्या है? उसके दो रीजन है मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड होने के। क्या दो रीजन कौन कौन से हैं? एक तो कार्बन की कैटेनेशन एबिलिटी, ओके, कैटेनेशन ऑफ कार्बन, और दूसरा उसकी टेट्रावलेंसी। ये दो रीजन है कार्बन कितने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करने के। ओके, ये तो मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखे हैं।
बहुत ज्यादा हैं एग्जांपल्स। ओके, सो तो ये तो हो गई डेफिनेशन। ओके, अब देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो टाइम के साथ ग्रो कैसे करी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहले थ्योरी आई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक्सप्लेनेशन करने के लिए, वो आई थी वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, organic compounds produced only under the influence of some mysterious force existing in the living organisms. This mysterious force was called the vital force. एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे मान लो अभी साइंस की स्टार्टिंग ही हुई है, मान लो 1700 के अराउंड, अभी साइंस में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है, नई नई डिस्कवरीज, नई नई स्टडीज होनी शुरू हुई हैं। तो शुरू शुरू में क्या हुआ, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको बोला जाता था शुरू में? जो लिविंग बींग से रिलेटेड हो। हालांकि आज भी यही है, बट अब तो सिंथेटिकली भी बनने शुरू हो गए ना ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वैसे स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते थे, लाइक यूरिया, ओके, यूरिया हो गया, आपका इथेनॉल हो गया, ओके, एसिटिक एसिड हो गया, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनको ना बड़ी बार ट्राई करी स्टार्टिंग में बनाने की, जितने भी उस टाइम के साइंटिस्ट थे, तो बट उनसे बने ही नहीं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन कंक्लूजन क्या निकाली, उन्होंने बोला जी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लिविंग बींग्स के अंदर ही बन सकते हैं, क्योंकि लिविंग बींग्स के अंदर कुछ मिस्टीरियस फोर्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में एग्जिस्ट कर सकती है, और उस मिस्टीरियस फोर्स को उन्होंने वाइटल फोर्स बोला। और इस थ्योरी को जो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन करती थी, दैट इज कॉल्ड एज द वाइटल फोर्स थ्योरी। बट ऑब्वियस है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि आज के टाइम में कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको सिंथेटिकली सिंथेसाइज किया जाता है। ओके, क्लियर, होते चाहे ये लिविंग बींग्स से रिलेटेड है, बट ये नहीं है कि लिविंग बींग्स में ही बनेंगे, इनको आप आर्टिफिशियली भी बना सकते हो। ओके, तो अब देखते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी कहाँ जाके, मतलब आप कह सकते हो रॉन्ग प्रूव होना शुरू होगी। सबसे पहले रॉन्ग प्रूव किया वूलर ने। आपको कई बार ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा सिंथेसिस हुआ था, कौन सा सिंथेसाइज हुआ था? वो था यूरिया। ओके, वैसे यूरिया लिविंग बींग्स के अंदर बनता है ना, हमारे जो यूरिन में यूरिया मेजरली होता है। ओके, और साथ में और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के। तो जो यूरिया है वो मेजरली वैसे बनता है कहाँ, मतलब कहाँ बनता है लिविंग बींग्स में? बॉडी के अंदर। बट वूलर ने एक्सीडेंटली यूरिया बना लिया था इन 1828। एक्चुअल में वूलर कोई अपना काम कर रहा था जिसमें उसने अमोनिया और केसीएनओ को रिएक्ट करवाया, और उसके बाद ये बना अमोनियम, इसका नेम मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा, अमोनियम CNO। ओके, क्लियर, इसको थायोसाइन नहीं, थायोसाइनेट नहीं, ऑक्सीसाइनाइड, अमोनियम ऑक्सीसाइनाइड बोला जाएगा शायद। ओके, अभी मैं इसका नेम आपको कंफर्म कर दूंगा, बाद में नोट्स में ऐड कर दूंगा। ठीक, और ये जो अमोनियम ऑक्सीसाइनाइड, जब इसको हीट किया जाता है फर्दर, तो ये रीअरेंज होके यूरिया बना देता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया को ऐसे भी लिखा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, NH2। एक ऐसे भी लिख लिया जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, और साथ में एक तरीका ये भी होता है CONH2 ट्वाइस। सो दिस इज द यूरिया, बट आपको स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूरिया सिंथेसाइज किसने किया था? वूलर ने। तो जब वूलर ने सिंथेसाइज कर दिया, उन्होंने बोला, उसने साथ में ही अपना रेज कर दिया पॉइंट कि यार ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, ये तो तुम लोग गलत ही ऐसे बोले जा रहे हो कि ये सिर्फ मिस्टीरियस फोर्स के अंडर ही बन सकते हैं कंपाउंड, मैंने बनाया तो है यूरिया। पर चलो, उन्होंने फिर जो वाइटल फोर्स थ्योरी के, जिन्होंने सो कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी दी हुई, उन्होंने बोला चलो ठीक है, एक बन गया, फिर क्या हुआ, एक आधा बन ही जाता है। ठीक है, और कंपाउंड बनेंगे फिर मानेंगे। चलो, इसके बाद भी 1828 के बाद भी ये वूलर कि ये वाली डिस्कवरी होने के बाद भी थोड़ा टाइम के लिए वाइटल फोर्स थ्योरी को ही सच माना जा रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हर्मन कॉल्बे, इसने 1845 में एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज कर दिया। और एसिटिक एसिड तो आप जानते हो ना, जो विनेगर में होता है, CH3COOH, ये वाला एसिटिक एसिड, इसको भी सिंथेसाइज कर दिया कॉल्बे ने। इसको कोई कोई लोग कॉल्बे भी बोलते हैं, मैं कॉल्बे बोल देता हूँ। ओके, कैसे सिंथेसाइज किया? उसने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन को
इलेक्ट्रिक आर्क के ऊपर रिएक्ट करने दिया, सबसे पहले बना ये क्या है, इथाइलिन, या आप इथाइन भी बोल सकते हो, इथाइन। ठीक। और इथाइन में जब उसने डाइल्यूट H2SO4 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्रिक सल्फेट, तो हुआ क्या, आपके पास सबसे पहले बना मिथेनॉल। ओके। और जो मिथेनॉल है ना, सॉरी मिथेनॉल नहीं, इसका नेम इथेनॉल है, इथेनॉल। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग भी करनी है। ठीक है, अगर आपको 10th वाली नेमिंग भूल चुकी है, या मान लो 10th में अच्छे से नहीं करी, तो ये नेमिंग में आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये इथेनॉल है। और इथेनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन जब करो तो वो बन जाता है एसिटिक एसिड, या इसका आईयूपीएसी नेम बोलना है तो वो है इथेनॉइक एसिड। क्लियर। तो इस तरह आपका जो है वो एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड सिंथेसिस हुआ। हालांकि इसकी सिंथेसिस के दौरान ही कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और बने हैं, जैसे ये इथेनॉल, ये इथेनॉल, ये अल है, इथेनॉल। ओके। इथाइन, ये भी सिंथेसाइज हुआ। ठीक। तो मतलब कॉल्बे की डिस्कवरी के बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो तो बिल्कुल ही, मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल ही फेल हो गई ना। उसके बाद बर्थलॉल ने क्या किया, 1856 में मिथेन की प्रेपरेशन कर दी by mixing carbon and hydrogen and getting them react at electric arc. Okay. तो हुआ क्या, so the vital force theory was not valid after, ये जो दो तीन डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद फिर वाइटल फोर्स थ्योरी का कोई वजूद रहा ही नहीं। ओके। क्योंकि आपको पता ही है, वाइटल फोर्स थ्योरी तो कह रही थी कि ये बन ही नहीं सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप आर्टिफिशियली बना ही नहीं सकते, बट ये तो बना के दिखा रहे हैं। ओके। तो इस तरह फिर वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई। सबसे पहले डिस्कवर होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, सिंथेसाइज होने वाला आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया। और इसको किसने सिंथेसाइज किया था, वूलर। ये आप पॉइंट नोट कर लेना। ओके। वूलर, यूरिया। और ये एक रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली यूरिया की सिंथेसिस वाली। ओके। ये वाली कई बार ये भी आ जाता है कि आप बताओ जी रिएक्शन कौन सी थी वो जिसमें वो यूरिया की सिंथेसिस हुई थी। ओके। चलो, हालांकि कहने को तो ये बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, बट वूलर वाले पे ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अब कार्बन पे चल पड़ते हैं, क्योंकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिनमें कार्बन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो अब हम कार्बन को थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लें, जो केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत कार्बन पड़ा था, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करवाएगा, ये अपने बॉन्ड कैसे बनाएगा, उसको रिकॉल कर रहे हैं। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, जैसे कि आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाने होते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 electrons are present in S and 2 electrons are present in P सबशेल। ओके। और हालांकि ये जो 2p है इसमें अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं। ओके। इसलिए जो आपका कार्बन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ओके। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, सो दैट्स व्हाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। ओके। और कार्बन जो है, कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा के 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। कैसे करता है, कार्बन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, कार्बन को थोड़ी सी एनर्जी दो, ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा, तो इस तरह आपके पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक। और अगर आपके कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हुए उस टाइम, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा देगा और ये चारों के चारों ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्डिंग में। ओके। अगर उसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हुए तो। ओके। due to these orbital can undergo sp3 hybridization and hence tetravalent in nature। जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट क्यों है, क्योंकि उसमें ये 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो 4 नए बॉन्ड बना सकता है। बट इसका मतलब यही नहीं है कि कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही करवाता है। अगर वो सोच ले, अगर मान लो कार्बन, अगर कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, उस टाइम तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा। अगर कार्बन को मान लेते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो उस टाइम वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा। मतलब ये वाला s और ये 2p ही इन्वॉल्व करवाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, इस वाले p को अनहाइब्रिडाइज्ड रखेगा। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p होगा वो पाई बॉन्ड बनाने के काम में आता है, वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता। ओके। 1 पाई बॉन्ड। ओके। ड्यू टू
अनहाइब्रिडाइज्ड पी। और कार्बन जो है 2 सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है अगर वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करे। और जब वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो साथ में 2 पाई बॉन्ड भी बनाएगा, ड्यू टू 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की वजह से, क्योंकि उस टाइम s और p जो है ये हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और ये जो 2 p हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड ही रह जाएंगे और ये साइडवेज ओवरलैपिंग करवाने में काम आएंगे। ओके, जैसे आगे मैंने ये लिखा हुआ है, बट कार्बन कैन ऑल्सो अंडरगो sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन एंड लिविंग remaining p orbitals unhybridized. These unhybridized p orbitals used for formation of pi bonds. इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल को पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज किया जाएगा फिर। ओके, क्लियर। बट हर बार कार्बन ने बनाने 4 बॉन्ड ही हैं, क्योंकि देखो या तो वो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा, या 3 सिग्मा और 1 पाई बनाएगा, तो टोटल तो 4 बॉन्ड ही हो गए ना। ओके, या 2 सिग्मा या प्लस 2 पाई बॉन्ड बनाएगा तो भी टोटल 4 बॉन्ड ही हो गए। ओके, तो मतलब कार्बन ऑन दी होल 4 बॉन्ड ही हमेशा बनाएगा। ओके, हो सकता है कि चारों के चारों सिग्मा बनाए, चारों के चारों सिग्मा तब बनाएगा जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, 3 सिग्मा तब बनाएगा जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, और साथ में एक पाई ऑर्बिटल बनाने के लिए एक p ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज्ड रखेगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड्स तब बनाएगा जब वो 2 p को अनहाइब्रिडाइज्ड रखेगा और उन 2 p अनहाइब्रिडाइज्ड से वो 2 पाई बॉन्ड बना लेगा साथ में। टोटल 2 + 2 बनेंगे 4 ही, टोटल 4 ही आ रहा है। तो दैट्स व्हाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। ओके, मींस यहाँ पे आप नोट ऐड कर सकते हो, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स 4 bonds. That's it. That's why carbon is called as the tetravalent. Okay, अब शेप ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनकी जो फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की शेप्स वगैरह भी साथ में एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है मिथेन। सो सबसे पहले मिथेन की एक्सप्लेनेशन करेंगे हम तो हमें दिख रहा है कि कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ना है, तो उसको 4 हाफ फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए, तो इसलिए कार्बन जो है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा तब, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। ये बन गए 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लाइक दिस, जैसे ये पिछले पेज पे दिखाया हुआ था मैंने ये। ओके, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, और चारों ऑर्बिटल्स में 4 हाइड्रोजन जो है वो आके अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करवा के बॉन्ड बना लेंगे। जैसे मान लो कि ये आपके पास ये यहाँ पे ये चारों के चारों ये 4 क्या हैं, कार्बन के, ये चार जो है ये कार्बन के हैं आपके पास, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के 4 इलेक्ट्रॉन, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे शेयरिंग के दौरान। ओके, और ये बॉन्ड बन जा रहा है। ओके, क्लियर। और आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो सिंपली लाइक दिस। ठीक, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, या चौथा। ओके, और कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाता है तो उसके अराउंड जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की वो कैसे होती है, टेट्राहेड्रल। और इसमें शेप भी वही है जो ज्योमेट्री है, क्योंकि आपके पास चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड थे। ओके, और मिथेन के केस में और नोट करने वाली बात क्या है, मिथेन की शेप कौन सी है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 2 बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, और जो आपके पास कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ मिथेन में कितनी होती है, 112 पिकोमीटर। ओके, इसकी अगर आपने एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे देख लो कि कार्बन, आप शुरू से शुरू करना है ऐसे, कार्बन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, हाइब्रिडाइजेशन ये होती है। तो कार्बन जो है उसके सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाओ, एक्सप्लेनेशन में आप इसको ऐसे कर सकते हो, 2p 2s2 2p2। उसके बाद आप बोलोगे इसको एक्साइट किया गया, एक्साइट करके क्या हुआ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ भेज दिया गया। ओके, उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने हाइब्रिडाइजेशन करवाई sp3। ठीक, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 हाइड्रोजन के साथ इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए लाइक दिस। ये जो क्रॉस है वो
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और जो ये जो ऑरेंज से दिखाया हुआ है मैंने, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो ओके, ऑर्बिटल्स के टर्म में, और अगर शेप बना के एक्सप्लेन करना है तो ऐसे। ओके, नेक्स्ट है इथेन की शेप। इथेन आपको पता क्या होता है, C2H6। इसके केस में भी इसमें दो कार्बन होते हैं, दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करवाते हैं। ओके, हर कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ओके, 4 में से 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं ये वाले, ये 3 हाइड्रोजन के साथ ओके ओवरलैपिंग करवा के सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। हेड टू हेड ओवरलैप है ना ये, तो इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड बना है। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। सिमिलरली इस कार्बन का भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। और इन दोनों कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड बना हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला। ओके, तो ये आप कह सकते हो ये कार्बन भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और ये कार्बन भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कब बना पाता है, जब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3। और इस कार्बन की भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो इथेन के केस में दोनों जो कार्बन है वो कौन सी हाइब्रिडेशन वाले होते हैं, sp3 हाइब्रिडेशन वाले। ओके, बट उनका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे वाले कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैप करता है। ओके, जिसकी वजह से इनके बीच में भी एक बॉन्ड बन जाता है, ये वाला। ओके, तो इसके केस में आप देखो, इसके केस में भी इस कार्बन के अराउंड जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। देखो इस कार्बन के अराउंड ज्योमेट्री ये टेट्राहेड्रल ही है। दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये वाली, ये वाली, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और इस कार्बन के अराउंड भी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल ही है, ये क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के वो बात लगा आपको, मॉलिक्यूल ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपके पास इस बार दो सेंटर है। ओके, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 111 पिकोमीटर, इसमें थोड़ी सी चेंज हो गई। ओके, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है। ओके, तो इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 154 पिकोमीटर। और बॉन्ड एंगल कितना है दो बॉन्ड्स के बीच में, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, उसके बाद एथीन। एथीन के लिए क्या होता है, एथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आपको पता है डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई होता है, एक बॉन्ड सिग्मा होता है। ओके, क्लियर। तो इट मींस इन दोनों के बीच, कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड भी बनना है। तो होगा क्या, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा लाइक दिस, और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही करवाएगा, और अपना एक एक p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रखेगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से साइडवेज ओवरलैपिंग करवा लेगा, और साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। तो हम कहेंगे कि दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना है, जो कि हेड टू हेड ओवरलैप से बना है ड्यू टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और इन दोनों ये जो 2p हैं, इस 2p और इस 2p का जो साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना है वो कौन सा है, वो पाई बॉन्ड है। ओके, क्लियर। तो इसकी ओके, और उसे जो आपके पास तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, एक ये और एक ये, इन तीन में से एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दोनों अपने एक एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से आपस में बॉन्डिंग करवा रहे हैं सिग्मा। और बाकी इस कार्बन के भी दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचे, वो दोनों दो हाइड्रोजन के साथ साइड हेड टू हेड ओवरलैप करवाएंगे। इस कार्बन के भी दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बचे, वो दो हाइड्रोजन के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करवाएंगे। इसको समझने के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, लेट अस से दिस इज Ca, दिस इज Cb। इसको CaCb बोलते हैं। Ca के केस में मान लेते हैं 2s2 2p2 था ना इसके लिए स्टार्टिंग में, सिर्फ वैलेंस शेल को दिखा रहा हूं अब मैं। ओके, 2s 2p। ओके, उसके बाद एक्साइटेशन हुई Ca स्टार। एक्साइटेशन से आपके पास चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बने लाइक दिस। ओके, ये आपका दूसरा Cb भी ऐसे दिखा देते हैं। इसके केस में आपके पास स्टार्टिंग में ऐसे ही था। उसके बाद इस बी वाला कार्बन भी एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बने लाइक दिस। ओके, तो 2s 2p। तो उसके बाद आपके पास एक s, और इसने कौन सी हाइब्रिडेशन करवाई, sp2। sp2 हाइब्रिडेशन करवाई, तो हुआ क्या, इसके दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ तो हाइड्रोजन आके जुड़ गया ऐसे, क्लियर। सिमिलरली इसके भी, इसने भी sp2 हाइब्रिडेशन करवाई, तो इसके भी दो
दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ गए, एक और एक इसका जो बचा, इन दोनों ने आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया, ठीक। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p बचा और इसका जो अनहाइब्रिडाइज्ड p बचा, तो इन दोनों ने आपस में इसका यूज किया है किसके लिए, इन दोनों ने आपस में इन दोनों का यूज किया है आपस में कौन सा, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, क्लियर। और आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के केस में दोनों लोब्स इक्वल बनानी होती है ना, तो देखो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की दोनों लोब्स इक्वल बनाई है, इसके वाले के भी, और ये दोनों यहाँ से साइडवेज ओवरलैप करवा रहे हैं। और जो तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के अराउंड sp2, तो वो देखो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की लोब कैसी होती है, एक साइड से बड़ी दूसरी साइड से छोटी, तो देखो ऐसे बनाई है ना इसमें तीन लोब, और इसके केस में भी ऐसे, ठीक। तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा दोनों का एक एक, वो आपस में पाई बॉन्ड बना गए, तो इन दोनों से ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये आपके सिग्मा बॉन्ड ऐसे बने। तो कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करी, तो इसके अराउंड ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। और इस कार्बन की भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके अराउंड ज्योमेट्री कैसी होगी, sp2 का मतलब ट्रायगोनल प्लेनर, तो इसके अराउंड भी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, ये देखो ये ट्रायगोनल प्लेनर बनी ना इसके अराउंड ज्योमेट्री, और इस कार्बन के अराउंड भी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर ही है ऐसे, ओके। और ये पाई बॉन्ड जो है ये साइडवेज ओवरलैप से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इकट्ठा हुआ है उसको ऐसे दिखाते हैं, हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी किया है ये सारा, ओके, क्लियर। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होगा, इसके अराउंड ज्योमेट्री कौन सी थी, ट्रायगोनल प्लेनर ना, इसलिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ट्रायगोनल में आपको अगर याद हो ट्रायगोनल प्लेनर शेप में दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री ना, ओके, लाइक दिस। उसके बाद आपके पास लास्ट जो मॉलिक्यूल जिसकी मैं फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद आज के लिए बस है, वो है इथाइन। इथाइन का आपको याद हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे होता है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि इनमें से इन तीन में से एक सिग्मा बॉन्ड है, दो जो बॉन्ड होंगे वो पाई होंगे। मैंने बताया था ना ट्रिपल बॉन्ड के केस में सिग्मा एक ही बन सकता है दो एटम के बीच में, बाकी जितने भी बॉन्ड होते हैं वो पाई होते हैं जो उन दोनों के बीच में बने होते हैं, ओके। तो मतलब अब आपको पता है इस कार्बन ने टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, दो, दो सिग्मा बॉन्ड बनाए, इट मींस इसने sp हाइब्रिडाइजेशन शो करी है, इस कार्बन ने भी sp हाइब्रिडाइजेशन शो करी है, ठीक है, क्लियर। तो देखो इस कार्बन ने sp हाइब्रिडाइजेशन शो करी है, इसलिए ये दो आपके ऑर्बिटल हैं लाइक दिस, ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, और सिमिलरली इस कार्बन के दोनों ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ओके, क्लियर। तो इस कार्बन ने और इस कार्बन में आपस में बॉन्ड बनाना है, तो इसने अपने एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से दूसरे, इसने अपने एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यूज किया और दोनों ने हेड टू हेड ओवरलैप करवा के एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन का ये वाला जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा ये हाइड्रोजन के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करवा के ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना गया। इस कार्बन का ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा है वो ये वाले अगले वाले हाइड्रोजन के साथ इस वाले हाइड्रोजन के साथ मिलके हेड टू हेड ओवरलैप करवा गया, ओके। अब इस कार्बन के ऊपर ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा है एक 2p और एक ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इस कार्बन के ऊपर भी ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा है लाइक दिस, ठीक। तो 2p के साथ साइडवेज ओवरलैप करवाएगा क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन में आते हैं ऐसे, तो ये दोनों आपस में साइडवेज ओवरलैप करवाएंगे, और 2pz वाले के साथ साइडवेज ओवरलैप करवाएगा, ओके, क्लियर। जिससे क्या होगा आपके पास 2p के साथ की वजह से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा और 2pz की वजह से दूसरे वाला पाई बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में। तो आपके पास इन दोनों कार्बन के बीच में टोटल तीन बॉन्ड बने, तीन में से दो पाई हैं, ओके, और एक जो है वो सिग्मा है। बाकी जो कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से बना है, इस वाले कार्बन का, दूसरे वाले कार्बन का दूसरे एक जो सिग्मा बॉन्ड बचा है वो भी दूसरे हाइड्रोजन से बना है लाइक दिस, ओके, क्लियर। तो ऐसे आपने इथाइन की फॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी है लाइक दिस। और होता क्या है इन दोनों, जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, जैसे इसमें हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा दिखाया था ना, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे, ठीक, ये वाई प्लेन में बना है। सिमिलरली जेड प्लेन में भी एक ऐसा ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलके क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं इथाइन के केस में,
तो इसलिए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिलेंड्रिकल दिखाया हुआ। ओके, यहाँ पे ये 2D शेप है, तो इसमें 3D दिखाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक, तो फिर भी मैं इसका ट्राई करता हूँ। वेट, इसका अगर मिलता है कोई फिगर मेरे को, वेट अ मिनट। सो ये वाली फिगर है आपके पास, देखो स्टूडेंट्स। इसके केस में देखो, ये वाला जो इस पी और इस पी की साइडवेज ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बना है वो ये रहा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है। और ये वाला पीजेड और ये वाले पीजेड की साइडवेज ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बना है वो ये रहा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है। तो ये एक सिलेंड्रिकल सा बन गया ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इसको आप ओवरऑल सिलेंडर से ऐसे दिखा सकते हो, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, जो ऐसे यहाँ पे बुक में दिखाया हुआ है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी है जो रह गया हम वो कल करेंगे, ये वाले कुछ प्रॉब्लम्स ये कल करेंगे।